सुप्रभातम प्यारे बच्चों। आज हम लोग रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पूछे गए पद परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों के विषय में अध्ययन करेंगे। रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत सभी प्रश्नों के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, आदित्यनाथ पत्र लिखता है में पत्र का पद परिचय है। व्यक्तिवाचक, पुल्लिंग, कर्ताकारक, एकवचन। जातिवाचक पुल्लिंग, एकवचन, कर्ताकारक। सकर्मक, एकवचन, कर्ताकारक। इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा वह होगा विकल्प नंबर 4, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आदित्यनाथ पत्र लिखता है, इसमें आदित्यनाथ कर्ता है, लिखना क्रिया है और पत्र कर्म है। लेकिन विकल्प में कहीं भी, चूंकि पत्र जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एकवचन है, लेकिन कर्म कारक है, और विकल्प में कहीं भी कर्म कारक के विषय में उल्लेख नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में जो है प्रश्न नंबर 1 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 2, राम बड़ा परिश्रमी है में बड़ा पद का पद परिचय होगा। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण, सर्वनाम। तो आपने पढ़ा था कि जो विशेषण की विशेषता को बताते हैं, ऐसे उन शब्दों को प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण की जो विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। तो राम बड़ा परिश्रमी है, यहाँ पर राम की विशेषता क्या है? परिश्रमी। लेकिन परिश्रमी की भी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि राम बड़ा परिश्रमी है। तो यहाँ पर जो बड़ा शब्द है वह है आपका प्रविशेषण। अतः प्रश्न नंबर 2 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, प्रविशेषण। यह मेरा घर है में मेरा पद का पद परिचय होगा। सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह मेरा घर है, यहाँ पर जो है मेरा पद, यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम का जो पहला है वह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, हम दोनों, हम सब, और वह, वे दोनों, वे सब। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 4 है, ऐसे वैसे छात्रों से मैं बात नहीं करता में ऐसे वैसे का पद परिचय है। सार्वनामिक विशेषण, क्रिया विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, 1 एवं 3 दोनों। तो यहाँ पर जो है आपने पढ़ा था कि जिन विशेषण, मतलब जो विशेषण शब्द संज्ञा शब्दों के साथ लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, ऐसे विशेषण शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। तो जो छात्र शब्द है यह जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा के पहले ऐसे वैसे शब्द जो कि विशेषण है, ये इनकी विशेषता को प्रकट कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में यहाँ पर ऐसे वैसे में सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताने या उसकी ओर संकेत करने का काम करता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 4 का विकल्प नंबर 1 और 3 दोनों ही सही होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण को ही संकेतवाचक विशेषण
के नाम से भी जाना जाता है। उसने कुछ फूल तोड़े में कुछ फूल पद का पद परिचय होगा। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि जो विशेषण शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की संख्या या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण के दो प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों से किसी निश्चित संख्या का पता नहीं चलता है उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उसने कुछ फूल तोड़े, तो यहाँ फूलों के तोड़ने की संख्या निश्चित नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में प्रश्न नंबर 5 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। प्रश्न नंबर 6, गहरा हरा रंग मुझे पसंद है में गहरा पद का पद परिचय होगा। क्रिया विशेषण, विशेषण, प्रविशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। रंग की विशेषता क्या है? हरा, और हरा की विशेषता क्या है? गहरा। तो ऐसी स्थिति में जो शब्द विशेषण की विशेषता को बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। रंग विशेष शब्द है, इसकी विशेषता है हरा रंग, और हरा की विशेषता है गहरा, अतः गहरा पद में प्रविशेषण होगा। अतः प्रश्न नंबर 6 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, प्रविशेषण। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं 3, 2, 4, 6। तो कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिस क्रिया में कर्म की प्रधानता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, रीता पढ़ रही है में क्रिया है सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो रीता पढ़ रही है, यहाँ पर रीता करता है और पढ़ रही है क्रिया है। इस पूरे वाक्य में कर्म का कहीं उल्लेख नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यह अकर्मक क्रिया है। अतः प्रश्न नंबर 8 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, क्रिया के मूल को कहते हैं धातु, केवल क्रिया, क्रिया विशेषण, नाम धातु। तो जब क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ना इस क्रिया में मूल शब्द है पढ़, और यही पढ़ ही क्या है? धातु है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, अतः प्रश्न नंबर 9 का पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 10 है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद हैं 5, 6, 7, 4। रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, संयुक्त क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रश्न नंबर 10 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, 5। प्रश्न नंबर 11, उसने पढ़ा में क्रिया का भेद है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। उन्होंने पढ़ा, इसमें जब वाक्य में मात्र एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। तो उसने पढ़ा, इस वाक्य में एक क्रिया के विषय में ही उल्लेख किया जा रहा है, अतः यहाँ पर सामान्य क्रिया होगी। अतः प्रश्न नंबर 11 का विकल्प नंबर 1 सही है, सामान्य क्रिया। प्रश्न नंबर 12,
उसने पत्र पढ़ लिया में क्रिया है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। प्रश्न नंबर 12 का जो सही उत्तर होगा वह होगा संयुक्त क्रिया, क्योंकि मैंने पत्र पढ़ लिया इसमें दो क्रिया है। पहली क्रिया है पढ़ना और दूसरी क्रिया है लिया, पढ़ लिया, ये दो क्रियाएं हैं। और जब दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं, जो क्रियाएं बनती हैं उन्हें संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जैसे मैंने पत्र पढ़ लिया, तो यहाँ पर दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनी हुई क्रिया है, इसलिए यह संयुक्त क्रिया है। अतः प्रश्न नंबर 12 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, मूल धातुओं से परे शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया कहलाती है। प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो आपको ये बताया गया था कि जब भी किसी मूल धातु में यदि प्रत्यय लगा करके कोई भी क्रिया बनाई जाएगी तो ऐसी स्थिति में वहां पर नाम धातु क्रिया होगी। यानी मूल धातु से परे शब्दों के साथ प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया को हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 13 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 14, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जो क्रिया बनती है उसे कहते हैं नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 सही होगा नाम धातु क्रिया, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय को ही नाम धातु कहते हैं। और जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के शब्दों के अंत में प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वह, और प्रत्यय लगाकर जो उससे क्रिया बनाई जाती है वह नाम धातु क्रिया कही जाती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय से जो क्रिया बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। अतः प्रश्न नंबर 14 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, फटकारना शब्द में क्रिया है प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 2 सही है नाम धातु क्रिया, क्योंकि फटकार शब्द से, जो कि मूलतः जो है संज्ञा है, और इसी फटकार शब्द से फटकारना शब्द क्रिया बनी है, अतः यह नाम धातु क्रिया है। फटकार शब्द में ना प्रत्यय लग करके फटकारना बना है। अतः प्रश्न नंबर 15 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को कार्य करने की प्रेरणा देता है तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया, सार्वनामिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाता है, तो यहाँ पर आपका प्रेरणार्थक क्रिया होगा। अतः प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 17 में, मालिक नौकर से पानी मंगवाता है में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 16 का विकल्प नंबर 1 सही होगा प्रेरणार्थक क्रिया, क्योंकि मालिक पानी न ला करके नौकर से पानी मंगवा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रश्न नंबर 18, वे पढ़ाकर चले गए में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनमें से कोई नहीं। मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में सदैव कर
शब्द के साथ प्रयोग में लाया जाता है। यानी इस क्रिया में सदैव मूल शब्द के साथ कर शब्द जुड़ जाता है और ऐसी स्थिति में वहां पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो वे पढ़ा कर चले गए, यहाँ पर पढ़ मूल शब्द में कर शब्द लग जाने के कारण और मुख्य क्रिया से पूर्व यानी चले जाने के पूर्व जो क्रिया आने वाली है पढ़ाकर, इसलिए यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया होती है। अतः प्रश्न नंबर 18 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, मैं नहा कर जाऊंगा। कर शब्द है जुड़ा हुआ नहा शब्द में, तो मैं नहा कर जाऊंगा में क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 19 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया, क्योंकि जाने के पहले नहाने की क्रिया पूरी की जा रही है। प्रश्न नंबर 20, बच्चा खेल कर आया। क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, सामान्य क्रिया। तो यहाँ भी आपका प्रश्न नंबर 20 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 21, मुख्य क्रिया से पूर्व प्रयोग में आने वाली क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो प्रश्न नंबर 21 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, पूर्वकालिक क्रिया। प्रश्न नंबर 22, वे शब्द जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर एक रूप में बने रहते हैं, वे कहलाते हैं नाम धातु क्रिया, समुच्चय बोधक, अव्यय, विस्मयादि बोधक। तो प्रश्न नंबर 22 का विकल्प नंबर 3 सही होगा, अव्यय। अव्यय वे शब्द हैं जो किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि से प्रभावित ना होकर सदैव एक रूप में बने रहते हैं। प्रश्न नंबर 23, वर्षा लगातार हो रही है में लगातार शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, निपात। वर्षा लगातार हो रही है, तो यहाँ पर जो वर्षा है हो रही है यह क्रिया है और इसकी विशेषता क्या बताई जा रही है कि लगातार हो रही है, अतः यह क्या है, क्रिया विशेषण है। अतः प्रश्न नंबर 23 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, क्रिया विशेषण। इसके बाद प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 में है, तनु जल्दी जल्दी बोलती है में जल्दी जल्दी है विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, निपात। प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि तनु बोलती है, बोलना क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि वह जल्दी जल्दी बोलती है, इसलिए यह क्रिया विशेषण है। अतः प्रश्न नंबर 24 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, क्रिया विशेषण। फिर इसके बाद वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल की जानकारी देते हैं उन्हें कहा जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के काल की जानकारी देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अतः प्रश्न नंबर 25 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, खुशबू चारों ओर फैली है में चारों ओर है कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो प्रश्न नंबर 26 का जो सही विकल्प होगा वह होगा विकल्प नंबर 3 स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि खुशबू चारों तरफ फैली है तो चारों तरफ क्या है, वह एक स्थान का सूचक है, अतः यहाँ पर स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। प्रश्न नंबर 27, हमें सदा सच बोलना चाहिए में सदा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं।
हमें सदा सच बोलना चाहिए। जो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 27 का, वह है विकल्प नंबर 2, कालवाचक क्रिया विशेषण। क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि हमें सदा सच बोलना है। मतलब सदा मतलब हमेशा, हमेशा मतलब सदैव। सदैव क्या है? यह एक समय का सूचक है, और समय का सूचक होने के कारण यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। प्रश्न नंबर 28, बूंद बूंद से घड़ा भरता है में बूंद बूंद में है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो यहाँ पर जो आपका होगा वह होगा प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर 3, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। यानी वे क्रिया विशेषण जो क्रिया के परिमाण का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के भेद से। अतः प्रश्न नंबर 28 का विकल्प नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 29, आज शायद वर्षा होगी। शायद शब्द है कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज शायद वर्षा होगी, यहाँ पर एक रीत की बात की जा रही है, एक नियम की बात की जा रही है, शायद एक अनुमान की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अतः प्रश्न नंबर 29 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 30, दादाजी के साथ मैं वहाँ नहीं जाऊँगा में दादाजी के बिना मैं वहाँ नहीं जाऊँगा में के बिना शब्द है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, सार्वनामिक विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, संबंध बोधक अव्यय। यानी वे अव्यय शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 30 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 31, के बिना, के आगे, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर शब्द में अव्यय का प्रयोग होता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, संबंधवाचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 31 का जो सही उत्तर होगा वह है संबंध बोधक अव्यय। अतः प्रश्न नंबर 31 का विकल्प नंबर 2 सही होगा। के बिना, के आगे, के बाहर, के साथ, के बीच, की ओर, ये शब्द अगर किसी भी वाक्य में आते हैं तो वहाँ निश्चित रूप से हमारा संबंध बोधक अव्यय होता है। प्रश्न नंबर 32, ऐसे शब्द जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, निपात, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 32 का विकल्प नंबर 2 सही होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ने वाला। यानी जो दो वाक्यों को, दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। प्रश्न नंबर 33, और, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, पर, वरना, क्योंकि, अतः, इसलिए, इस प्रकार, की, अतएव आदि में अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, रीतिवाचक अव्यय। तो ये जो जितने भी शब्द हैं इसमें, और, एवं, तथा, या, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन, अगर, पर, वरना, क्योंकि, अतः, इसलिए, इस प्रकार, कि, अतएव, ये सभी दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का कार्य करते हैं, और जहाँ जोड़ने की बात आती है वहाँ अव्यय में हमारा समुच्चय बोधक अव्यय होता है। अतः प्रश्न नंबर 33 का विकल्प नंबर 1 सही होगा।
प्रश्न नंबर 34, हे कृष्ण मेरी लाज रखो में अव्यय है। विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 34 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय। मैंने बताया था कि विस्मयादि बोधक अव्यय को सबसे सरल और आसान पहचानने का तरीका यह है कि इसमें वाक्य के अन्य शब्दों के पहले के शब्द के अंत में संबोधन का चिन्ह लगा होता है, यानी हे कृष्ण के बाद संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए यह विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाता है। प्रश्न नंबर 35, ही भी तो भर तक मात्र आदि अव्यय हैं। संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, निपात। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ही भी तो भर मात्र तक आदि ये सभी निपात शब्द हैं। निपात शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो अपने के पहले शब्द पर बल देते हैं, अर्थात उसे शक्ति प्रदान करते हैं। ऐसे शब्दों को निपात कहा जाता है। जैसे ही भी तो भर तक मात्र, राम भी खेलेगा, तो यहाँ राम के बाद भी शब्द है, भी निपात है, और यह अपने के पूर्व शब्द अर्थात राम को बल प्रदान कर रहा है, इसलिए यहाँ पर निपात होता है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रश्न नंबर 35 का विकल्प नंबर 4 सही होगा। प्रश्न नंबर 36, यह मात्र 100 रुपए में है में मात्र शब्द है। यहाँ पर जो मात्र शब्द है वह निपात है। निपात विस्मयादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और इनमें से कोई नहीं। तो मात्र शब्द जो है वो क्या है, वह निपात है। क्यों? क्योंकि वे अव्यय शब्द जो किसी शब्द या पद के बाद में लगकर उसके अर्थ में विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें निपात कहा जाता है। तो यह मात्र 100 रुपए है। तो मात्र शब्द यहाँ यह शब्द पर विशेष बल प्रदान कर रहा है, अतः यहाँ पर आपका निपात होगा। अतः प्रश्न नंबर 36 का विकल्प नंबर 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 37, 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनी क्रियाएं कहलाती हैं संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, नाम धातु क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 37 का विकल्प नंबर 1 सही होगा, संयुक्त क्रिया। प्रश्न नंबर 38, रोगी बिल्कुल ठीक है में बिल्कुल शब्द का पद है, परिचय है, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय, प्रविशेषण। तो इसमें जो सही उत्तर है वह है प्रविशेषण, क्योंकि रोगी ठीक है, ठीक उसकी ठीक है यह विशेषण है, और ठीक का विशेषण क्या है, ठीक की ठीक विशेषण है, और जो विशेषण की विशेषता बताए वह क्या है, प्रविशेषण। तो रोगी बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ पर जो बिल्कुल शब्द है यह प्रविशेषण है। कारकों की संख्या है 6, 8, 7, 5। तो हिंदी में कारक होते हैं 8, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। राम ने सीता के लिए रावण को बाण से मारा में कारक शब्द हैं। राम और सीता, रावण, बाण, इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम भी कारक है, सीता भी कारक है, रावण भी कारक है, बाण भी कारक है, मारा क्रिया है, बाकी सभी कारक विभक्तियों के चिन्ह हैं। तो ऐसी स्थिति में राम भी कारक है, सीता भी कारक है, रावण भी कारक है, बाण भी कारक है। अतः प्रश्न नंबर 40 का विकल्प नंबर 4 सही होगा, इनमें से सभी। इस तरह से हम लोगों ने रिवीजन टेस्ट के अंतर्गत पद परिचय के अंतिम भाग का रिवीजन किया। इसके अंतर्गत पूछे गए अति महत्वपूर्ण
बोर्ड की परीक्षा के लिए 40 विशेष प्रश्नों के विषय में व्याख्यात्मक अध्ययन किया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।